हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, खुश और परीक्षा की तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आपके लिए मैं विज्ञान कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर लाया हूँ, इसका पार्ट 1 हमने पहले के वीडियो में कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाले प्रश्न सारे करवा दिए हैं और मिलान करवा दिया। और आज 5वें प्रश्न से ये प्रश्न सोल्व करवाऊंगा। 5वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो इनके 3 लाभ इस प्रकार से हैं। देखिए आप, पहला लाभ, ये भोजन, पानी एवं से क्रिया नहीं करते हैं। प्लास्टिक की जो ये सामान, ये भोजन से, पानी से क्रिया नहीं करते हैं। ये और हल्के प्लास्टिक के सामान ये चिर समय तक चलने वाले होते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थों का जो संचयन है प्लास्टिक के पात्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला इसमें है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, क्यों? दूसरा है, वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या है। वनोन्मूलन का अर्थ है पेड़ों की कटाई के क्या कारण है और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके उत्तर इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ये बात सत्य है कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। आज भी कुछ जनजातियां जंगलों के आसपास निवास करती हैं और अपनी जीविका हेतु वनों से लकड़ियां, गोंद और फल फूल लाते हैं, उनको बाजार में बेचकर जीविका चलाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के कुछ प्रमाण सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आदिवासियों के निवास के मिले हैं। चट्टानों पर कुछ कलाकृतियां, शिकार के चित्र, लड़ते हुए लोग, नृत्य, वाद्य यंत्रों के चित्र एवं आदिवासियों के निवास स्थान के प्रमाण मिले हैं। आदिवासी जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। वृक्षों की छाल और जंतु की खाल से बने वस्त्र का उपयोग करते हैं। तो ये आदिवासियों के बारे में कुछ बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका जो अगला उत्तर है दूसरे का, वो इस प्रकार है, वनोन्मूलन के कारक। पहला कारक है कृषि भूमि प्राप्त करना, दूसरा घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए, तीसरा फर्नीचर बनाने हेतु, चौथा जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने हेतु, पांचवा पशुओं का अतिचारण करना। प्राकृतिक कारण, दावानल, भीषण सूखा। दावानल का अर्थ होता है जंगल में जो लगी हुई आग होती है उसे दावानल कहते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव, यानी कि पेड़ पौधे कट जाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहला साइड इफेक्ट यह है कि O2 और CO2 का अनुपात असंतुलित हो जाएगा। हमारी प्रकृति में O2 21%, CO2 0.03% है, जिनका रेशो अगर बिगड़ जाएगा तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। अधिक बाढ़ आना, भूस्खलन होना, भूमि का खिसकना, जलवायु परिवर्तन होना, जंगली जानवरों के आवास का नष्ट होना, स्थलीय जल में कमी आना, भूमि की उर्वरता में कमी आना, ये प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे वनोन्मूलन के कारण। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखिए, यानी कि 2 विधियों के नाम बताने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, आप देखिए और समझिए। अलैंगिक जनन की परिभाषा में है, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां, पहली विधि का नाम है मुकुलन विधि है, ये हाइड्रा एवं ईस्ट में होती है। आप ये देखिए, जनक हाइड्रा जो है, ये जनक हाइड्रा है, इससे इसके शरीर से छोटी सा एक मुकुल निकला, बर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता गया और अंत में एक हाइड्रा से एक नन्हा हाइड्रा, यानी कि छोटा पुत्री हाइड्रा और प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रा के शरीर पर एक संरचना बनती है, उसे मुकुल कहते हैं। यह धीरे धीरे शरीर का केंद्रक विभाजित होता और नया हाइड्रा बन जाता है। इस प्रकार से ये मुकुलन विधि है।
दूसरी विधि का जो नाम है द्विखंडन, दूसरी विधि का नाम है द्विखंडन। जनक जीव खंडित होकर दो नए जीवों में विभाजित हो जाता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन का अर्थ है दो भागों में टूट जाना, द्विखंडन कहलाता है। ये अमीबा में होता है। तरीका क्या है द्विखंडन का? सबसे पहले अमीबा का आकार जो होता है वो आकार बढ़ता है। सबसे पहले अमीबा का आकार बढ़ता है, फिर केंद्रक लंबा होता है अमीबा के अंदर और दो भागों में टूट जाता है। केंद्रक टूटने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बन जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये एक मूल अमीबा है, जनक अमीबा है, ये इसका कोशिका द्रव्य है, ये इसका केंद्रक है और ये इसके पादाब है। अब अगली स्टेप में क्या हुआ कि ये जो अमीबा है ये लंबा हो गया और केंद्रक भी इसके साथ लंबा हो गया और अंत में केंद्रक बीच में से टूटा और यहाँ से ये सकरा होकर के खांच बनी और एक अमीबा ये हो गया और एक अमीबा ये अलग हो गया। तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, तो इसे कहते हैं हम खंडन, द्विखंडन। ये अलैंगिक जनन वाला हुआ। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है हमारा, वो अगला प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो घर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसका एक सिंपली आंसर है। वो सिंपली आंसर ये है कि जब वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठों में संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता है कि फर्श के संपर्क बिंदु में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। यानी कि सर्पी का मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसको गतिशील बनाए रखना आसान होता है, जबकि स्थैतिक घर्षण यानी कि जो वस्तु को स्थिर है उसको धक्का देने में ज़्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका घर्षण बल ज़्यादा होता है। प्रश्न है, वायु में उस भाग को जो ध्वनि, तो सिंपल आंसर आप देख सकते हैं, एकदम कंपित भाग होती है, तो झिल्ली से तार होती है, उसके तार तो देखो तार है, तनाव है, बाल उसमें वायु फूंक और वायु मंगुली करके छिद्र ध्वनि उत्पन्न। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आग लगने में फायर होता है, वो आग को बुझाने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य आपूर्ति बंद कर देता है। तो इसका कारण यह है कि पानी विद्युत का सुचालक होता है, हम सब जानते हैं। तो विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है। अगला प्रश्न ये है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। इसका भी कारण सिंपली है कि मानव शरीर यानी कि जो हमारा शरीर होता है विद्युत का चालक होता है। जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो आवेश शरीर में चला जाता है और शरीर से होता हुआ अंत में पृथ्वी में पहुंच जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। तो देखिए आकाश के अंदर तारों का वह समूह जिनमें हम पहचान कर सके कि ये किस आकृति का जो तारे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। तारामंडल में कई संख्या में तारे होते हैं, तो तारों का वह समूह जिनकी हम आकाश में पहचान करके किसी विशेष आकृति में उनका नाम देते हैं उसे तारामंडल कहते हैं। दो तारामंडलों के नाम इस प्रकार हैं। पहला तारामंडल सप्तऋषि, दूसरा है ओरायन। ठीक है। CFC का पूरा नाम लिखो, इसका उपयोग कहाँ होता है, इससे होने वाली एक हानि का उल्लेख करो। तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग होता है पहला रेफ्रिजरेटर में, अग्निशमन यंत्र में, एरोसोल में। हानि क्या है, ओजोन परत का ये अवक्षय कर रही और त्वचा कैंसर कर रही है। यानी कि CFC से त्वचा का कैंसर हो जाता है और वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो नष्ट हो रही है। इसी प्रकार से खंड 6 में हम आ गए हैं। इसका प्रश्न ये 14वां करेंगे। नाइट्रोजन चक्र को समझाना है। तो नाइट्रोजन चक्र को समझाने के लिए मैं आपको एक ये स्लाइड बताता हूँ कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78% होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है, देखिए ये दो तरीके से तड़ित द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण होता है, यानी कि बिजली आकाश में चमकती उस समय नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं
तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यौगिक बन जाते हैं और वो नाइट्रोजन मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन फिर मिट्टी से वो क्या होती है, पौधों के द्वारा अवशोषित हो जाती है, पौधों से फिर जंतु में आ जाती है और जंतु के शरीर से उत्सर्जन होता है कि या तो जीव मरता है या उसके मलमूत्र से नाइट्रोजन के यौगिकों का उत्सर्जन होता है और फिर वो अपशिष्ट के रूप में मिट्टी मिल जाती है और मिट्टी से वापस वो भूमि में चली जाती है। एक दूसरा तरीका इससे यह है कि मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है वो जीवाणु के द्वारा इसका अपघटन होता है और इसको गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं और गैसीय नाइट्रोजन से फिर ये वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो ये पहला तड़ित वाला सिस्टम हुआ। दूसरा सिस्टम ये है, दूसरा तरीका यह है जैविक। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरे शैवाल के द्वारा स्थिरीकरण होता है। ये होते हैं जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करने के बाद ये जो जीवाणु है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। इसी प्रकार फिर वो मिट्टी में चले जाएंगे नाइट्रोजन के यौगिक और मिट्टी में जाने के बाद जीवाणु के द्वारा उन नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाएगा और गैसीय नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में मिल जाएगी। इस प्रकार ये पूरा नाइट्रोजन चक्र है। इससे संबंधित एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है, तो ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है, तो 78% आपको बतानी है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करें।